सीता ने अपने नए फ्लैट का दरवाजा खोला। कुली ट्रक से सामान उतार कर सीता के निर्देश पर उन्हें यथास्थान पर रख गया। कुली के जाने के बाद सीता ने अपना रसोई घर काफ़ी मेहनत से सजाया। सारा दिन घर में सामान को संवारने में ही निकल गया। शाम को सीता जब आराम से सोफे पर बैठी तो उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई। बरसों की घुटन कम होती हुई सी लगी। सीता को खुद के फैसले पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। 50 वर्ष की उम्र में वह घर की देहरी पार कर अकेली निकल आई थी। यह कैसे संभव हुआ? वैसे आचारशील परिवार की नवविवाहिता संयुक्त परिवार से अलग होकर अपनी गृहस्थी अलग बसा ले, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा चलन तो आजकल आम है। लेकिन घर की बुजुर्ग महिला गृह त्याग दे और अलग जीने लगे तो सामान्य बात नहीं। सीता के दिमाग में सारी अप्रिय घटनाएं एक बार फिर घूमने लगी। सीता कर्नाटक संगीत के शिक्षक शिव रामकिशन की तीसरी बेटी थी। पिताजी अच्छे गायक थे, पर दुनियादारी नहीं जानते थे। छोटे से गांव में अलीमलम को छोड़कर वे कहीं जाना नहीं चाहते थे। उनका गांव तिरुचि के पास ही था। गांव के परंपरावादी आचारशील परिवार जहां कर्नाटक संगीत को महत्व दिया जाता था, शहर की ओर चले। गांव में कुल 3 मंदिर थे। आमंत्रण के उत्सवों और शादी ब्याह में गाने का निमंत्रण शिवराम किशन को मिलता था। उनके कुछ शिष्य घर आकर संगीत सिखाते थे। सीता की माँ बीमार थी और सीता ही उन्हें देखभाल करती थी। पिताजी ने किसी तरह दोनों बहनों की शादी कर दी। एक छोटा भाई भी था जो स्कूल में पढ़ रहा था। सीता अपनी माँ का गोर वर्ण और सुंदर नैनक्षर लेकर आई थी। घने काले बाल, चेहरा बदन और शांत चेहरा बड़ा आकर्षक था। एक उत्सव में चिरोंची से आए रामकिशन के परिवार के लोगों ने सीता को देखा और उसी दिन शाम को रामकिशन ने अपने बेटे रविचंद्रन के साथ सीता की सगाई पक्की कर दी। सीता के पिता ने झटपट बेटी का विवाह कर दिया। सीता का ससुराल जन धन से वैभवपूर्ण था। उसका पति कुशल बांसुरी वादक था। जब वह बांसुरी वादन का अभ्यास करता तो राह चलते लोग खड़े होकर सुनने लगते। लेकिन सीता को कुछ ही समय में पता लगा कि उसका पति बुरी संगति के कारण शराबी बन गया है और अपनी इसी लत के कारण वह कहीं टिक कर काम नहीं कर पाता। कुल 4 वर्षों की गृहस्थी ही सीता की तकदीर में लिखी थी। रविचंद्रन फेफड़े के रोग का शिकार बनकर खांसते हुए सीता को छोड़कर चल बसे। सास ससुर पुत्र शोक से बुझ कर गांव चले गए। जेठ ने सीता को मायके जाने के लिए कह दिया था। सीता अपने दोनों नन्हे पुत्रों को लेकर अपनी दीदी के यहाँ चेन्नई में रहने लगी। उसने अपनी छुट्टी हुई पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। दीदी के घर का पूरा काम अपने कंधों पर उठाए सीता गुस्सेल जीजा के क्रोध का सामना करती। उसने किसी तरह संगीत में MA तक की शिक्षा पूरी की और शहर के प्रसिद्ध महिला कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर काम करने लगी। सीता के दोनों बेटे 2 अलग दिशाओं में प्रगति करने लगे। बड़ा बेटा जगन्नाथ पिता की तरह संगीतकार बना। वह फिल्मों में सहायक संगीत निर्देशक के रूप में काम करने लगा। अपनी संगीत टीम की एक विजातीय गायिका मोनिका को जगन्नाथ घर लेकर आया तो सीता ने पूरी बिरादरी का विरोध सहन करते हुए जगन्नाथ और मोनिका का विवाह रचाया। दूसरा बेटा राम बालकिशन ग्रेनेट व्यापार में लग गया। अपनी कंपनी के मालिक ईश्वरन की पुत्री के साथ उसका विवाह हो गया। सीता ने दोनों बेटों का पालन पोषण काफ़ी मेहनत से किया था। वह उन पर कड़ा अनुशासन रखती थी। माँ का संघर्ष, परिवार में मिले कटु अनुभवों ने दोनों बेटों की हंसी छीन ली। विवाह के बाद ही दोनों बेटे हंसने बोलने लगे। सैर सपाटे पर जाना, दोस्तों को घर बुलाना, होटल में खाना दोनों को अच्छा लगने लगा। कुछ समय तक सीता घर का खुशहाल रही। सीता के जीवन में फिर आंधी आई। भाग्यलक्ष्मी के पिता काफ़ी संपन्न थे, इसलिए उसके पास ढेर सारे गहने और कांचीपुरम की कीमती रेशमी साड़ियाँ थीं। उस पर 2-3 दिन के बाद वह मायके जाती और वापसी पर फल मिठाइयाँ भर भर कर लाती। मोनिका यह सब देखकर जल भून जाती। सीता दोनों बहुओं को किसी तरह संभालती थी। दोनों के मनमुटाव के बीच फंसकर घर का सारा काम सीता को ही करना पड़ता। पोंगल के त्यौहार के समय बहुओं को उनके मायके से 1 सप्ताह पहले ही नेग आ जाता। भाग्यलक्ष्मी के माता पिता अपनी बेटी, दामाद और सास के कपड़े आदि लेकर आ गए। भाग्यलक्ष्मी काफ़ी खुश थी। पोंगल के पर्व के दिन सीता ने बहुओं को मेहंदी रचाने के लिए बुलाया। भाग्यलक्ष्मी ने मेहंदी रचा ली तो मोनिका का क्रोध फूट पड़ा। बड़ी बहू को पहले न बुलाकर छोटी बहू को पहले मेहंदी लगा दी। मुझे नीचा दिखाना चाहती है ना आप? मोनिका के कठोर व्यवहार के कारण घर में कलह शुरू हो गया। बालकिशन का व्यापार भाग्यलक्ष्मी के परिवार से जुड़ा था। वह पत्नी का रोना धोना देख नहीं पा रहा था। वही हुआ जिसका सीता को डर था। बालकिशन अपने ससुर के यहाँ रहने चला गया। कुछ समय तक वह सीता से मिलने आता जाता रहा, पर धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। मोनिका अपने पति के साथ संगीत के कार्यक्रमों में जुड़ी रहती। घर के कामों में उसकी रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि सवेरे स्नान कर रसोई घर में आने का रिवाज भी वह पालन नहीं करती थी। मोनिका को जाने क्यों कभी सीता के साथ लगाव रहा ही नहीं। सीता बहू को प्रसन्न रखने के लिए काफ़ी प्रयास करती। इसके बाद भी मोनिका का कटु व्यवहार बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि वह अपने बेटे मोहन को उसकी दादी सीता से हमेशा दूर रखने का प्रयास करती।
सीता अंदर से टूटती रही, अकेले में रोती रही और अंत में अलग फ्लैट लेकर रहने का कष्टपूर्ण निर्णय उसने कर लिया। आदतवश सीता 4 बजे ही जग गई। आँख खुलते ही घर की निर्भरता का भान हुआ तो झट से अपना मन घर के कामकाज में लगा दिया। रसोई घर में खड़ी सीता फिर एक बार चौकी भरे पूरे मायके और ससुराल में हमेशा 5-7 लोगों के लिए रसोई बनाती थी। आज पहली बार उसे सिर्फ अपने लिए भोजन तैयार करना है। लंबी सांस लेती हुए काम में जुट गई। मन में ख्याल आया कि बहू मोनिका नन्हे चंचल मोहन को संभालते हुए नाश्ता और भोजन अकेले कैसे तैयार कर पाएगी। जगन्नाथ को प्रतिदिन नाश्ता में इडली डोसा ही चाहिए। इडली बिल्कुल नरम हो, सांभर के साथ नारियल की चटनी भी हो, यह ज़रूरी है। दोपहर के भोजन में भी उसे सांभर, पोरियल, कद्दू, दही, अचार के साथ चावल चाहिए। इतना कुछ मोनिका अकेले कैसे तैयार कर पाएगी। सीता ने अपना लंच बॉक्स बैग में रख लिया और उसे अकेले बैठकर नाश्ता करने की इच्छा नहीं हुई। केवल कॉफ़ी पीकर वह कॉलेज चल पड़ी। कॉलेज में उसे अपने इस नए घर का पता कार्यालय में नोट कराना था। मैनेजर राम लक्ष्मी ने तनिक आश्चर्य से पूछा, आपका अपना मकान टी नगर में है ना, फिर आप उतने अच्छे इलाके को छोड़कर यहाँ बिरुंबाकम में क्यों आ गई। सीता फीकी हंसी हंसकर बात टाल गई। कॉलेज में कुछ ही समय बाद फैल गई कि सीता बेटे बहू से लड़कर अलग रहने लगी है। जाने इस उम्र में भी लोग कैसे परिपक्व नहीं होते, छोटों से लड़ते झगड़ते हैं। जब बड़े बूढ़े ही घर छोड़कर भागने लगेंगे तो समाज का क्या हाल होगा। इस तरह के कई ताने सुन सीता खून का घूंट पीकर रह जाती। सीता को अकेला स्वतंत्र जीवन अच्छा भी लग रहा था। रोज रोज की खींचातानी तू मैं तो छुटकारा मिल गया। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह कितना काम करती थी, फिर भी मोनिका ताने देती रहती थी। सीता ने अपने वैधव्य का सारा दुख अपने दोनों बेटों के चेहरे को निहारते हुए ही झेला था, पर आज स्थिति बदल गई है। आज बेटे भी माँ को भार समझने लगे हैं। बहू की हर बात मानने वाले दोनों बेटे अपनी माँ के दिल में झांक कर क्यों नहीं देखना चाहते हैं। बहू का अभद्र व्यवहार सहन करते हुए क्या सीता को ही घुट घुट कर जीना होगा। सीता ने जब परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया है तब दोनों बेटे चुप ही रहे थे। सीता की आंखों में आंसू भर आए। सीता के पति रविचंद्रन का श्राद्ध था। सीता और बेटे बहुओं व पोतों के साथ गांव में ही जाकर श्राद्ध कार्य संपन्न कराती है। गांव में ही सीता के सास ससुर बुआ और अन्य परिजन रहते हैं। जगन्नाथ ही सबके लिए टिकट लिया करता था। गांव में पत्र भेजकर पंडित जी और ब्राह्मणों से सारी तैयारी करवा कर रखता था। श्राद्ध में कुल 8 दिन बाकी हैं और अब तक सीता को किसी ने कोई खबर नहीं दी थी। क्या दोनों बेटे उसे बिना बुलाए ही गांव चले जाएंगे। सीता अकेले गांव पहुंचेगी तो बिरादरी में हो हल्ला हो जाएगा। अभी तक तो उसके अलग रहने की बात शहर तक ही है। सीता का मन घबराने लगा। अपने अलग फ्लैट में रहने की बात वह अपने सास ससुर से क्या मुंह लेकर कह पाएगी। उसके विरोध सास ससुर आज भी संयुक्त परिवार में ही रह रहे हैं। ससुर की विधवा बहन, विधु भाई, भाई के 2 लड़के, 2 रिश्ते की एक अनाथ पोती, सब परिवार में साथ रहते हैं। उन्होंने सीता को भी गांव में आकर रहने को कहा था, पर वह नहीं आई थी। क्या इतने लोगों के बीच मनमुटाव नहीं रहता होगा। क्या आर्थिक परेशानियां नहीं हुई होंगी। पता नहीं ससुर जी कैसे इस उम्र में सब कुछ संभालते हैं। सीता ने मन मार कर जगन्नाथ को फ़ोन किया। मोनिका ने फ़ोन उठाया। जगन्नाथ किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में सिंगापुर गया था। सीता गांव जाने के बाद मोनिका से कुछ भी पूछ नहीं पाई। बालकिशन भी बेंगलुरु गया हुआ था। भाग्यलक्ष्मी ने भी गांव जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। सीता को पहली बार घर त्यागने का दर्द महसूस हुआ। क्या करे वह। ट्रेन से अपने अकेले का आरक्षण करा ले, पर यह भी तो पता नहीं कि लड़कों ने गांव में श्राद्ध की व्यवस्था की है नहीं। उसे अपने दोनों बेटों पर क्रोध आ रहा था। क्या माँ से बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन सीता अपने दोनों बेटों से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकती है। उसने स्वयं परिवार त्याग कर बेटों से दूरी बना ली है। अब कौन किसे दोष दे। सीता ने अंत में गांव जाने के लिए अपना टिकट बनवा लिया और कॉलेज में भी छुट्टी की अर्जी दे दी। सीता विचारों के झंझावात से घिरी गांव पहुंची थी। उसके पहुंचने के बाद ही जगन्नाथ, मोनिका, बालकिशन, भाग्यलक्ष्मी, मोहन और कुमार पहुंचे। सीता ने जैसे तैसे बात संभाल ली। श्राद्ध अच्छी तरह संपन्न हुआ। सीता की वृद्ध सास और बुआ उसके परिवार के बीच में अलगाव को देख रही थी। मोहन अपनी दादी सीता के गले लगकर बार बार पूछ रहा था, दादी आप घर कब आएंगी। आप हमसे झगड़ कर चली गई है ना। मैं भी अम्मा से झगड़ने पर घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, जाओ कुमार के साथ खेलो। सीता ने मुश्किल से उसे चुप कराया। शहर वापसी के लिए जब सब लोग तैयार हो गए तब सीता के ससुर ने अपने दोनों पोतों को बुलाकर पूछा, तुम दोनों अपनी माँ का ध्यान रखते हो कि नहीं। तुम्हारी माँ काफ़ी दुबली और कमज़ोर लगती है। जीवन में बहुत दुख पाया है उसने। अब कम से कम उसे सुखी रखो। जगन्नाथ और बालकिशन चुपचाप दादा उन्हें साक्षात प्रणाम कर सब लोग चेन्नई लौट गए थे। गांव से वापस आने के बाद सीता और भी अधिक बुझ गई थी। कितने महीनों बाद उसने अपने दोनों बेटों का मुंह देखा था। दोनों प्यारे पोतों का आलिंगन उसे गद कर गया था।
बहू मोनिका भी काम के बोझ से कुछ थकी थकी सी लग रही थी, पर उसकी तीखी जुबान तो पहले जैसी ही चलती थी। जगन्नाथ काफ़ी खास रहा था, वह कुछ बीमार लग रहा था। बालकिशन अपने चंचल बेटे कुमार के पीछे दौड़ते दौड़ते उब रहा था। भाग्यलक्ष्मी बालकिशन का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रही थी। खैर मुझे क्या, चलाए अपनी अपनी गृहस्थी, मेरी ज़रूरत तो किसी को है ही नहीं। सब अपना घर संभाल रहे हैं, मैं भी अपना जीवन किसी तरह से जी लूँगी। सीता के कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अध्यापक गण अपने परिवार के साथ आए थे। अपने साथियों को परिवार के साथ हंसता बोलता देखकर सीता के मन में क्लेशापन भर आया। उसे अपने परिवार की याद सताने लगी। हर वर्ष उनके दोनों बेटे इस कार्यक्रम में आते थे। सीता इस कार्यक्रम में गीत गाती थी। माँ के सुरीले कंठ से गीत की स्वर लहरी सुन दोनों बेटे काफ़ी खुश होते थे। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में अकेली बैठी सीता का मन व्यथित था। सीता को इधर कुछ दिनों से अपनी एकांत जिंदगी नीरस लगने लगी। न कोई तीज त्योहार ढंग से मना पाती और न ही सांस्कृतिक आयोजन में जा पाती। कहीं चली भी जाती तो लोग उससे उसके परिवार के बारे में प्रश्न पूछते। पड़ोसी भी उसे दूरी बनाए रखते। एक दिन सीता ने अपने 2 पड़ोसियों की बातें सुन ली। मीना, तुम अपने यहाँ मत बुलाना, हमारे सुखी परिवार को उसकी नज़र लग जाएगी। पता नहीं इतने बड़े फ्लैट में वह अकेली कैसे रहती है। ज़रूर इसमें कोई खोट होगा, तभी तो इसे पूछने कोई नहीं आता। सीता यह संवाद सुनकर पसीना पसीना हो गई। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। सीता हड़बड़ा कर उठी। रात भर नींद नहीं आने के कारण शायद भोर से आंख लग गई है। सीता की नौकरानी सुबप्पा आ गई थी। सुबम्मा जल्दी जल्दी सफाई का काम करने लगी। सीता ने दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई। अम्मा, मुझे बेटे के लिए एक पुरानी साइकिल लेनी है। बेचारा हर दिन बस से आता जाता है। बस में बड़ी भीड़ रहती है। 600 रुपये उधार दे दो, मैं हर महीने 100 रुपये करके चुका दूंगी। सुबम्मा बर्तन मलते मलते कह रही थी, लेकिन सुबम्मा, तुम्हारा बेटा वो तुम्हारी बात नहीं सुनता है। तुम्हें रोज़ 10 गालियाँ देता है। कमाई का एक पैसा भी तुम्हें नहीं देता। रोज़ तुम उसकी सैकड़ों शिकायतें करती हो और अब उसके लिए कर्ज लेना चाहती हो। सीता कॉफ़ी पीते हुए आश्चर्य से पूछ रही थी। अरे अम्मा, अपनों से ही तो हम कहासुनी कर सकते हैं। बेचारा बदनसीबी मेरी कोख में जन्मा, इसलिए तो गरीबी का सारा दुख झेल रहा है। अच्छा खाना पीना कपड़ा कुछ भी हो उसे नहीं दे पाते। बेटे के आराम के लिए थोड़ा कर्ज लेकर उसे साइकिल दे सकूं तो मुझे संतोष मिलेगा। फिर माँ बेटे से दुश्मनी टिकती है भला? आप खुद का ही हाल देखो। 7-8 महीने में ही आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। अकेले में आराम तो खूब मिलता है, पर मन को शांति कहाँ मिलती है। सुबम्मा कपड़ा निचोड़ती हुई बोले जा रही थी। सुबम्मा, तुम आजकल बहुत बकबक करने लगी हो। चुपचाप अपना काम करो। सीता को कड़वा सच शायद चुभ रहा था। अम्मा, कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ करना। मैं आपका दुख देख रही हूँ, इसी कारण कुछ मुंह से निकल गया है तो अम्मा मुझे रुपए कल परसों दे देंगी तो अच्छा रहेगा। एक पुरानी साइकिल मैंने देख रखी है। दुकानदार रुपए के लिए जल्दी कर रहा है, सुबम्मा ने अनुनय भरे स्वर में कहा। सुबम्मा, रुपए आज ही लेकर जाना। चलो जल्दी काम पूरा करो, देर हो रही है। सीता रसोई घर में चली गई। सीता का मन विचलित होने लगा। ठीक ही तो कहती है सुबम्मा। जगन्नाथ और बालकिशन को देखे बिना उसे कितना दुख होता है। पास पड़ोस में बेटे बहू की निंदा भी तो होती होगी। सास को घर से निकालने का दोष भी बहू पर लगाया जाता होगा। अपने पोतों से दूर रहना कितना दर्दनाक है। कुमार और मोहन दादी से बहुत प्यार करते हैं। आखिर परिवार से दूर रहकर अकेले जीवन बिताने में उसे क्या सुख मिल रहा है। सुबम्मा जैसी साधारण महिला भी परिवार के बंधनों का मूल्य जानती है। परिवार से अलग होना क्या कर्तव्यच्युत होना नहीं है। परिवार में यदि हर सदस्य अपने अहम को ही महत्व देता रहे तो संयोगपूर्ण वातावरण कैसा बनेगा। बहू उसके वश को आगे ले जाने वाली वाहिका है। बहू का व्यवहार चाहे जैसा हो, परिवार को विघटन से बचाने के लिए उसे सहन करना ही होगा। उसकी भी माँ, दादी, सास सब ने परिवार के लिए जाने कितने समझौते किए हैं। माँ को घर से निकलते देखकर जगन्नाथ को कितना दुख हुआ होगा। सीता रात भर करवट बदलती रही। सुबह होते ही उसने दृढ़ निश्चय के साथ जगन्नाथ को फ़ोन लगाया और अपने वापस घर आने की सूचना दी। सीता को मालूम था कि उसे बहू मोनिका के 100 ताने सुनने होंगे। अपने पुत्र जगन्नाथ का मौन क्रोध सहन करना पड़ेगा। बालकिशन और भाग्यलक्ष्मी भी उसे ऊंच नीच कहेंगे। कोई बात नहीं, परिवार के साथ सब सह लूंगी। सीता ने फिर मन ही मन कहा, सांझ का भूला सुबह घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते।